एक फ़ौज ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपका मज़हब नहीं पूछा जाता। जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, सो घर से क्या रिएक्शन आया? ये क्या होता क्या है फ़ौज, और फ़ौज में लड़कियां कब से जाने लगी? तुम चेक कर लो, तुम्हें कोई फंसा तो नहीं रहा है ये। पर दादी को नहीं पता था कि लड़की बेल्ट और जूते और बंदूकों की नौकरियां भी कर सकती हैं। उन्होंने काफ़ी वो विंग्स काटने के काम उन्होंने किए हैं प्रोटेक्शन की आड़ में। जो फिल्मों में दिखाया वो सही है, जो रियल में दिखाया वो सही? फिल्मों में तो एक्टर को पैसे दिए जाते हैं ऑफिसर बनने के। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको वो जगह मिलेगी। इट्स प्योरली मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाए, को इतना कैपेबल बनाए कि वो अपने विंग्स खुद ही बनाए। फौज में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो वहाँ जाने का जज्बा रखते हैं अपने अंदर। फौज मरते दम तक हमारे साथ में रहती है। शेड्स ऑफ लाइफ के पॉडकास्ट आप लोग देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। तो अगर आप वाकई में ऐसी रियल रॉ स्टोरीज़ को देखना चाहते हैं, ऐसी रेजिलेंट स्टोरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो कि सच में उन्होंने जी हैं अपनी लाइफ में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये परिवार थोड़ा और बड़ा हो सके और ऐसी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ हम आप तक पहुँचा सकें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें हमारे इस परिवार को बड़ा करने में बहुत सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू। दिल्ली की एक मिडिल क्लास की लड़की, एक जैन ट्रेडिशनल फैमिली, जहाँ पर एक सेफ करियर को ऑप्ट करना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन उस लड़की ने सेफ करियर नहीं, स्काई चुना, सिटिंग नहीं, फ्लाई चुना और इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनी, स्क्वाड्रन लीडर बनी और अपनी लाइफ के साथ साथ अपने आसपास की बहुत सारी लड़कियों की सोच, नज़रिया सब कुछ बदल दिया, उन्हें मोटिवेट किया। लेकिन क्या वाकई में ये लाइफ इतनी ग्लैमरस थी? सो आज नो शुगर कोट, आज हम बात करेंगे, सीधे सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो सवाल शायद कोई नहीं पूछता। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम समवन हु हैज एक्चुअली लिव्ड इट। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शेड्स ऑफ लाइफ बाय सुचिता। वेलकम मैम। स्क्वाड्रन लीडर नुपुर जैन हमारे साथ हैं आज। सो कैसी हैं आप मैम? ऑल गुड, आई एम फाइन। सो ये बताइए कि सबसे पहले जब दिल्ली की लड़की एक स्क्वाड्रन लीडर तक का सफ़र तय किया आपने, सो सबसे टफ मोमेंट क्या रहा आपके लिए? लाइक कभी आपको ऐसा लगा कि शायद ये बहुत मुश्किल हो सकता है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? फौज को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, कुछ इस फौज को इससे मतलब नहीं है। एक फ़ौज ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपका मज़हब नहीं पूछा जाता, जहाँ पे आप के भर्ती के टाइम पे कोई रिजर्वेशंस के परसेंटेज नहीं है। करेक्ट। तो अपर क्लास, लोअर क्लास, दिल्ली मिडिल क्लास, उससे फ़ौज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ौज में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो वहाँ जाने का जज्बा रखते हैं अपने अंदर और जो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। और फ़ौज उनको इस तरीके से ट्रेन करा देता है कि आप उस कागज़ पे दस्तखत कर सकें जिसमें आप ये कह सकें कि अब से जो मेरी ज़िंदगी है वो वतन की है, वो देश की है। वाह। और ये हम जानना चाहेंगे कि जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, सो घर से क्या रिएक्शन आया कि उन्होंने डिसीजन किया? आप जब कैसे मैंने बताया और क्या उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये डायलॉग आया हो कि नहीं बेटा ये लाइफ तो तुम्हारे लिए नहीं है, ये कहाँ जाने का सोच रही हो? जब मैंने डिसाइड किया तो मेरे अंदर हिम्मत थी ही नहीं कि मैं घर में बता दूं कि ये मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनली जैन फैमिली से हूँ। हमारे परिवार में ना कोई फ़ौज में था, अब है जो कि मैं, और कौन होगा, मैं कितनों को मोटिवेट कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैंने तो बताया ही नहीं था कि मैं फ़ौज में जाना चाहती हूँ। मैंने घर में कभी ज़िक्र भी नहीं किया। मैं कब रिटन एग्ज़ाम देने गई, मैं कब पेपर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, रिटन एग्ज़ाम के लिए मैं कौन सी बुक लेके आई हूँ, मैं बुक के कवर फाड़ दिया करती थी, उसमें अखबार चिपका दिया करती थी, सो दैट मेरे घर में नहीं पता चले कि मैं कौन सी किताब पढ़ रही हूँ। उनको यही लगना चाहिए कि मैं स्कूल की अपनी कोई भी किताब पढ़ रही हूँ।
तो इतना ईज़ी रहा, मतलब कैसे आप उसको छुपा पाती थी? क्योंकि किताब के अंदर का कंटेंट भी तो कभी दिखता होगा। तो वो किसी के पास, मुझे इतना पता था कि खोल के देखने का टाइम नहीं है किसी के पास कि मैं अंदर कंटेंट क्या है। आप सिलेक्ट तब होते हो जब आपके अंदर बहुत सारे OLQs होते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, और एक क्वालिटी और है कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये एक मेरा कैलकुलेटेड रिस्क था जो मैंने लिया, और मेरी कैलकुलेशंस सही निकली। मेरे घर वालों को नहीं पता चला कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, एंड फाइनली आई क्रैक्ड द एयरफोर्स एग्ज़ाम फॉलोड बाय द SSB इंटरव्यू, then medicals, and finally I was into merit and I have joined the Air Force Academy Dundigal, हैदराबाद। जैन फैमिलीज में यूजुअली जो है एक सेट है कि सेफ ऑप्शन करियर चूज करना है, मेडिसिन चले जाइए, CACS है, इंजीनियरिंग है, सेफेस्ट ऑप्शन मैक्सिममली स्पोर्ट्स में आप देख लेंगे। तो आपने बैरियर को तोड़ा, तो ये करेज कहाँ से मिला, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको इस बैरियर को तोड़ने की, रेसिस्टेंस कैसे रहा? कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम लेके मैं घर में जाती थी, मम्मी, दादी, बुआ, चाची, मामी, किसी के पास भी, तो वो मुझे यही बोलते थे, क्या हो गया, थोड़ा सह लो, तुम ये कर लो, तुम्हें खाना बनाना आता नहीं है, तुम्हें ये वाला काम तो करना आता नहीं है, तो मैं तुम्हारे पापा से कैसे बोलूँ कि ये वाला काम तुम्हें सीखना है, तुम्हें बाइक सीखनी है, तुमने और घर के काम सीखे, तो फिर तुम्हारे पापा को कैसे बोलूँ कि इसको स्कूटी दिला दो, या इसको बाइक दिला दो, या इसको मतलब गाड़ी सिखवा दो। व्हीकल सीखने के लिए पहले घर के काम सीखना ज़रूरी था? बिल्कुल, ऐसा हमारे कुछ घर के लिए ज़रूरी ideology? था, उस समय पे हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। It was- क्यों, और मुझे सीखना नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं घर के काम सीखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं घर के काम सीखूंगी तो मुझसे वो काम करवाए जाएंगे, मेरा यूज़ करा जाएगा घर में वो काम करने के लिए, और फिर मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मैं, गेस्ट आ गए तो घर में रोटी बनाऊं, सब्ज़ी बनाऊं, ये करूं, वो करूं। वो मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि धीरे धीरे मेरे काम सीखने से मेरी एक्सपेक्टेशन, और फिर हमारे यहाँ तो अगर लड़की 18-19 साल से बड़ी हो जाती है तो उसको तो रिश्तेदार लोगों को देखने का नज़रिया ही एकदम चेंज हो जाता है कि शाक ये लायक लड़की हो गई कहाँ फिट, लड़की। ये लड़की किसके घर में जाके फिट बैठेगी, ये इस लड़की ने अभी बड़े लोग बैठे हैं, ये लड़की कितनी देर यहाँ बैठी है, क्या ये लड़की जो है उस फलाने के घर में शिफ्ट, मतलब फलाने के घर में इसकी शादी करेंगे तो क्या वो, ये लड़की वो Fit घर होगी उस संभाल atmosphere पाएगी, में। उनके घर में ऐसा माहौल है कि तो क्या ये लड़की साड़ी पहन पाएगी, ये लड़की साड़ी में कैसी लगेगी, ये तो मैं इन सब चीज़ों से Stereotypes। दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ घर में बनाना करना सीखा ही नहीं। मेरी मम्मी ने जो मुझे दे दिया, तोरी, भिंडी, घिया, वो मैंने खा लिया, कुछ नहीं समझ में आया दही से खा लिया, और भी कुछ समझ नहीं आया तो नमक मिर्च लगा के खाना खा लिया। पर मैंने कभी अपने घर में डिमांड नहीं रखी कि मम्मी मुझे ये बना के दो, क्योंकि जहाँ मैं डिमांड रखूँगी वहाँ से मुझे डबल डिमांड आएगी मम्मी की और दादी की। पहले तुम करके तो देखो, तुम ये वाली सब्जी बना के तो देखो कितना मुश्किल होता है, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम कैसे डिमांड रखोगे। जिस दिन मॉम और दादी को पता चला कि आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने सीडीएस दिया था या फिर आपने कैसे मैंने process किया? FCAT दिया था। FCAT दिया था। हाँ Okay. जी। तो जब आपने क्लियर कर लिया, रिजल्ट आ गया कि अब आप नहीं, पास मैंने हो गए? रिजल्ट, रिटन एग्ज़ाम का तो घर में बताया ही नहीं था, मैंने SSB का भी नहीं बताया था, मतलब आप करती गई मैं करती गई, मैंने घर में कुछ भी नहीं बताया। वो तो अचानक से किसी को जब भी नहीं, joining father, letter- brother, sister? थोड़ा बहुत ऐसे बहुत ही वेग तरीके से हिंट दिया था, बहुत ही लिमिटेड शब्दों में इतना हिंट दिया था मैंने अपने पेरेंट्स को, ताकि मैं कल को उनको मैनिपुलेट कर सकूं, उनको ये बता सकूं कि हाँ, अरे मैंने आपसे जिक्र तो किया था, ये कोई बड़ा एग्ज़ाम वगैरह थोड़ी ना, ये तो ऐसे ही एक छोटा मोटा एग्ज़ाम है, ये मैं ऐसी दे करके आ रही हूँ कि चलो खाली थे, मेरे कॉलेज के सभी बच्चे दे रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी दे करके आ जाऊँ। इस तरीके से मैंने उनको धीरे धीरे रखा, और फिर अचानक ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में था, यार ये पेपर भर रही है, ये सब कर रही है, बट कहीं ना कहीं मम्मी पापा को और दादी दादा को ये पता था कि हाँ, ये पेपर वेपर दे रही है, कुछ तो कर रही है, और क्या ही करेगी ये, कौन सा ये कहीं सेलेक्ट होके आ जाएगी, ये तो घर में ही हमारी बात नहीं मानती है, इसको कुछ आता ही नहीं है। जब बच्चे बड़ों की बात नहीं मानेंगे, घर में खाना पीना नहीं बनाएंगे, लड़की होकर के अपनी चलाएंगे, तो ये बाहर जाके थोड़ी ना कहीं सिलेक्ट होकर के आ मेरा जाएंगे। क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ते जा रहा है, मुझे ये और- जानना है कि दादी माँ का रिएक्शन कैसा था जिस दिन उन्हें पता चला कि अब तो ये जा चुकी है फोर्स में। पहला रिएक्शन आई वांट टू नो, मे बी उनका हमारे reaction? गेस्ट, हमारे ऑडियंस भी। ऐसे कैसे, ये क्या होता क्या है फौज, और फौज में लड़कियां कब से जाने लगी,
तुम चेक कर लो, तुम्हें तुम्हें कोई कोई फंसा तो नहीं रहा है, ये कोई लेटर वेटर दे करके तुम्हें कोई फंसा तो नहीं रहा है, या मेरे पापा को बोला बेटा एक बार चेक कर लो, ये किसी झूठा लड़के के लेटर तो चुंगल नहीं में तो नहीं फंस गई है, या ये कहीं भागना तो नहीं चाहती है एयरफोर्स का नाम लेके। एयरफोर्स का नाम लेके। ये आजकल लड़कियों को फंसाने की अलग अलग संस्थाएं चल चुकी हैं, ये कहीं वहाँ के तो लेटर नहीं है, एक बार जाके बेटा चेक करना ये क्या है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की ये कुछ कर भी सकती है। इसने तो बस हमें घर में ना ही करना सीखा है, घर के काम को मना ही करना सीखा है, ये कैसे? मतलब क्योंकि आपने घर के काम को ना कहा, आप सुन रहे हैं, ऐसे निकल कर आती हैं असली असली कहानियाँ, रियल लाइफ की स्टोरीज, कि एक ऑफिसर के साथ भी ये दौर गुजरा कि जहाँ घर वालों को ही यकीन नहीं था कि वो इतना बड़ा स्टेप अपने आप लेने में कैपेबल है, सक्षम है, और वो ऐसी जगह पहुंच सकती हैं, उस उड़ान को भर सकती हैं जिसके लिए उनमें वो जज्बा था, वो स्ट्रेंथ थी। तो मतलब वो इस बात पे यकीन नहीं कर पाए कि आप ऐसा एग्ज़ाम पास करके वहाँ पहुँच गई हैं। उनको नहीं यकीन था। फिर फिर मालूम जब देयर चल वॉज गया अ तब डे, सपोर्ट किया। मेरे फादर को किसी ने मेरे फादर ने किसी से पूछा कि ये मेरी बेटी ने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, जब मेरी दादी के इंस्ट्रक्शंस थे कि ये देखो कहीं फंस फुसा तो नहीं गई है, कौन सा लेटर का छाप छुप के आ गया होगा घर में, क्योंकि शी डजंट नो कि अभी अपने आर्म फोर्सेस में लड़कियों की एंट्री स्टार्ट हो गई है। उस टाइम पे बहुत लोग लड़कियां जाती थी फौज में, थोड़ा कम थी बट लड़कियां थी। मैं ये कहूँगी आज के हिसाब से तो लड़कियां बहुत कम थी, बट थी लड़कियां। बट दादी को नहीं पता था कि लड़की बेल्ट और जूते और बंदूकों की नौकरियां भी कर सकती हैं। तो दादी को नहीं यकीन था, दादी को लग रहा था कि मैं कहीं फंस चुकी हूँ, ये कोई ट्रैप है, और ये सब ज्वाइनिंग वाइनिंग लेटर ये ऐसी छप छुप आकर के आ गए हैं, छप जाते हैं मार्केट में 10 रुपए दे करके, उनको ये लगता था। क्योंकि उनको ये पता था कि मैंने कुछ नहीं किया, या मैं घर के काम वाम तो नहीं कर सकती, और दादी को और घर वालों को ना कर देती थी। कोई चीज़ जो मुझे पसंद नहीं थी तो मैं उसको मना कर देती थी, और जैसे तैसे कुछ भी करके कोई किसी चीज़ की अगर मुझे मना हो जाती थी तो मैं उसका जुगाड़ करती थी कि मैं कैसे उस चीज़ को करूं। मेरा एक दूसरा नाम भी रखा था दादी ने, सो कॉल्ड जुगाड़ू। तो मैं कुछ ना कुछ, जितना मुझे लोग मना करते थे, जितना लोग मुझे किसी भी चीज़ को पीछे खींचते थे, और जब मुझे कहते थे कि ये काम तो तुम कैसे कर लोगी, तुम लड़की हो, तुम थोड़ा पीछे रहा करो, तुम ये क्या करती रहती हो, तुमने अपने अपनी चाल देखी है, एकदम ऐसे क्या टॉम बॉय नहीं, तुम क्या चौड़ा होके चलती हो, या तुम्हें होश है, तुम इस गली से क्यों आती जाती हो, वहाँ पे लड़के बैठे रहते हैं। अरे भाई वो तो दूसरी गली में भी बैठेंगे, वो तो तीसरी गली में भी बैठेंगे, तो लड़के आना तो तुम घूम के क्यों नहीं आती हो, एक लंबा रास्ता लेके आया करो, वो उस वाली गली से मत आया करो। अरे भाई आप मुझे ये समझाओ ना कि वहाँ लड़के बैठे हैं, तुम जूडो कराटे सीखो। यस, ताकि तो अब तुम 2 बहनें हो, कभी खुदा ना खास्ता तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ जाए रात को बाहर जाके एक पैरासिटामोल भी खरीदने की, तो तुम्हें डर ना लगे, तुम डॉक्टर को बुला के ला सको। तुम आजकल तो ठीक है ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है, बट मान लीजिए तुम्हें रात को किसी चीज़ की कभी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो तुम रात में अकेले चलने से डरो मत। ये नहीं सिखाते थे, वो ये बोलते थे कि तुम लड़की हो, क्यों जाओगी, तुम लड़की हो। अरे भाई जब मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे ही तो जाना पड़ेगा, मैं किसको बोलूँगी। इसी पर मेरा आपसे एक सवाल है कि जो पेरेंट्स सेफ्टी के नाम पर अपनी बेटियों के उन सपनों को परवाज़ देने से रोक देते हैं, तो आप सेफ्टी और ये पंखों को काटना, क्या दोनों सेम चीज़ मानेंगी? क्या आपको लगता है जैसे आपके साथ हुआ? आपने तो उसके लिए रास्ता निकाल लिया, पर शायद हर वो फीमेल जो ऐसी परवाज़ की तमन्ना रखती है उसको नहीं मिल पाता वो मौका। पेरेंट्स को सेफ्टी देना और लड़कियों के पर काटना, ये 2 बहुत अलग ही चीज़ें हैं। लड़कियों के पर काटने के आड़ में या सेफ्टी देने की आड़ में जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वहाँ पे अगर मैं पेरेंट्स की सोचूं तो हाँ, उनका वो डर जायज़ है। शायद लड़कियों की माँ ने कभी कुछ अपने जवानी में झेला हो, तो इसलिए लड़कियों की माँ सोचती हैं, जिससे शेयर भी कभी किसी से ना कर पाई हो। बिल्कुल, जिसको हो सकता है उन लड़कियों की माँ ने अपनी ही माँ से शेयर ना किया हो, क्योंकि शायद
उनकी माँ उनको खुद ही जाने से रोक दे बाहर, उन्होंने कभी अपनी दिल की बात ना किसी से शेयर करी हो, बस वो अपनी बेटी को समझा ही पा रही हो, तो ये तो बात है एक प्रोटेक्शन की। अब बात करते हैं विंग्स काटने की। तो वो विंग्स काटने वाली जो एरा की लेडीज थी, जिसको मैं कहूँगी हमारी दादी माँ एंड अबव दैट, तो वो हाँ, उन्होंने काफ़ी वो विंग्स काटने के काम उन्होंने किए हैं प्रोटेक्शन की आड़ में। और किससे अगर होने होते हैं तो वो दिन में भी हो जाते हैं, उनके लिए तारों की छाँव ज़रूरी नहीं है। तो अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाएं, उनको उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उनको इतना कैपेबल बनाएं कि वो अपने विंग्स खुद ही बनाएं। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि पेरेंट्स अगर रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ताकि वो उस चीज़ को समझें और फिर वो उस हिसाब से अपना कदम बाहर रखें। उन्हें अगर ये पता है कि हाँ, हमारी बेटी को अगर कुछ रोड साइड पे जाना है तो उनको किस हिसाब से अपने कपड़े पहनने चाहिए, सही गाइडेंस दें। बिल्कुल सही गाइडेंस, उनको गाइडेंस देनी ज़रूरी है, उनको रोकना ज़रूरी नहीं है। हमारे ज़माने में रोका गया था, अरे क्यों, क्या करना है वहाँ जा कर के, क्यों जाना है, तो ये नहीं था। हमसे पूछा जाना चाहिए कि बेटा आप क्यों जाना चाहते हो, अच्छा आप वहाँ जाना चाहते हो, आप क्या पहन के जा रहे हो, आप क्यों जाना चाहते हो, क्या है वहाँ पे, किससे मिलने जा रहे हो आप। ये सारी चीज़ें के पीछे लॉजिक और रीज़न होना चाहिए, जो कि आजकल की लड़कियों को भी समझ में आना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों को समझाने के तरीके चेंज करने चाहिए। पेरेंट्स खुद भी एक्सप्लोर करें और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को गाइडेंस दें सही तरीके से आगे बढ़ने की, रादर देन उनके सपनों को ब्लॉक करने। उनको एकदम ये नहीं तुम नहीं जाओगे, नो नो नो, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हाँ, होता है ना बीबी, हम कहते हैं कितना कुछ आ गया। मेट्रोस को छोड़ दीजिए, मेट्रोस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे बात हो रही है गांव की। मैं अभी हाल फिलहाल, छोटे शहर है इंडिया में, बहुत सारे गांव हैं वहाँ पे। मैं एक राजस्थान के गांव में गई थी, तो वहाँ पे मैं तीसरी बार उस गांव में गई थी, तो मैं उन्हीं सेम लेडीज से मिली। वो लेडीज मेरे को बोली, आपने हमें पहचाना? मैंने कहा नहीं। आपने हमें पहचाना? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं उन लेडीज से 3 बार मिली और तीनों बार वो लेडीज घूंघट में थी। तो अब मैं उनको कैसे पहचानूंगी? चेहरा ही नहीं दिखाया, चेहरा ही नहीं दिखाया मुझे, तो मैं उनको पहचानूं कैसे? स्टिल एग्जिस्ट ना, स्टिल इट एग्जिस्ट। बच्चियों को एनसीसी ज्वाइन कराएं। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को फौज में ही भेजे, जरूरी नहीं है हर किसी की बॉडी या हर किसी का मेंटल स्टेमिना इतना हाई हो कि वो फौज में जाए, बिकॉज फौज में खाली शरीर ही नहीं चाहिए। फौज में आपको मेंटल स्टेबिलिटी बहुत चाहिए। आपको एक ऐसा इंसान खुद बनना पड़ेगा जो खुद को समझाए। एक गोली, एक निशाना, कोई लक नहीं है, सिर्फ आपकी स्किल काम करेगी। और वो स्किल तब काम करेगी जब आपका शरीर और दिमाग एक साथ रहेगा। फौज में बहुत चुनिंदा ही ऑफिसर्स जाते हैं, लाखों भरते हैं तो जा कर के कुछ 2 डिजिट में नंबर सिलेक्ट होते हैं फौज में। लाखों में से एक, और आप भी उनमें से एक है। स्क्वाड्रन लीडर, नो प्रोजेक्ट। तो कहते हैं ना कि क्यों है ये उंगलियां हाथों की लकीरों से आगे, क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं किस्मत से आगे मेहनत लिखी है। तो उसी पर मैं कहना चाहूँगी कि हर उस लड़की से कि बच्चों, लड़कियों और लड़कों भी, आपके लिए भी है कि मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। देश बहुत ही बड़ा है हमारा, आसमां का कोई दायरा नहीं है। सिर्फ चलते रहिए, मेहनत करते रहिए और एक दिन आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ये सिटीज़ में, ए क्लास सिटीज़ में नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू फैक्ट, गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं शहरों के बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि शहर के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडी, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। मतलब ये मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, उनको एक्सपोजर ही ऐसा है, उनको उसी तरह का एक्सपोजर दिया गया है बच्चों को, तो इसलिए उनका दिमाग वहाँ पर भी डाइवर्ट हो गया है। वेरएज़ गांव के बच्चों का दिमाग, वो एक बार लहराते हुए खेत देखते हैं, बाप को गेहूं काटते हुए देखते हैं, माँ को दाल साफ करते हुए देखते हैं, कहीं अपने चाचा को गाय के दूध निकालते हुए देखते हैं, चाची को गोबर सानते हुए देखते हैं। उन बच्चों का थॉट प्रोसेस अलग है गांव के बच्चों का।
शहर के बच्चों का थॉट प्रोसेस अलग है। करते दोनों जगह ही हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा वो ज़्यादा इजीली कर पाते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम है, उनके पास बिल्कुल। सोर्सेस कम है, सो उनको कुछ है ज़ील की बस ये तो हमें अचीव करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शंस उनके पास है, ये नहीं हुआ तो ऑप्शन बी मेरे पास है, अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था एयर मार्शल अमन चोपड़ा का, जिसमें उन्होंने भी ये बात बोली कि नहीं, हम मेरे लिए जेंडर से कोई मतलब नहीं, वो मेल फीमेल नहीं होता, मेरे लिए वो एक एयरफोर्स का कॉम्बैक्ट है जो ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर वो एक ऑफिसर है। सो आपने क्या कभी फेस किया ऐसा? आप क्या कहना चाहेंगे, जो फिल्मों में दिखाया वो सही है या रियल में दिखाया वो सही? फिल्मों में तो एक्टर को पैसे दिए जाते हैं ऑफिसर बनने के कि तुम 5 मिनट की ये वाला शूट करो, फिर तुम 10 मिनट का ये वाला शूट करो, और एक बहुत ही अच्छा पीछे बैकग्राउंड चल रहा होता है, अच्छे खासी आवाज़ें हो रही होती हैं, हीरो के बाल एकदम सेट हुए होते हैं, उसने मस्त एकदम क्लीन रेबैन लगाया होता है। डायलॉग होता है ना, हेयर वी सी ओनली ऑफिसर्स नॉट जेंडर। मूवीज में तो ऐसा ही होता है। ऐसा होता है, ठीक है, और सब कुछ एकदम स्पिक एंड स्पैन दिखता है। बट वाकई में अगर ऐसा रियल में हो रहा होता है कि पीछे बम्बार्डमेंट हो रही होती है, तो ऑफिसर उस टाइम पे अपने रेबैन लगाना और ये सब नहीं देखता है, उसके बाल एकदम हेयर जेल से सेट नहीं होते हैं उस, या फिर एक लेडी ऑफिसर का जूड़ा या उसके जो हेयर स्टाइल होता है वो इस तरीके से नहीं दिख रहा होता है। उस टाइम सिचुएशन कुछ और ही होती है। उस टाइम हमारे दिल में एक अलग इमोशंस हो रहे होते हैं कि वहाँ आग लग गई, वहाँ बम्बार्डमेंट हो गया, उसको पिक करो, मेडिकल टीम को बुलाओ, ये करो वो करो। आप कभी हॉस्पिटल में गए हैं? कभी आपने खून बहता हुआ देखा है? एक थोड़ा सा खून एक डस्टबिन में रुई के अंदर लगा हुआ खून देखा है? किसी किसी को तो वॉमिट आ जाती है। नहीं देख सकती हूँ। बिल्कुल, किसी किसी को तो वॉमिट आ जाती है एक रुई में खून लगा हुआ देखे डस्टबिन के अंदर। और जब एक्चुअल में किस्से हो रहे होते हैं, बम्बार्डमेंट हो रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है, तो उस टाइम ये सब रेबैन्स और ये वो स्पिक एंड स्पैन ड्रेस और ये सब नहीं होता है जो मूवी में दिखाते हैं। हाँ, वो एक मूवी है, देश को प्रेरित करने के लिए है, बताने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए है, इस तरह से होता है। तो वो सब है। अगर ये सब ऐसे दिखाने लगेंगे तो देश का बच्चा मोटिवेट कैसे होगा? कुछ मूवीज़ तो मोटिवेशन के लिए ही बनती हैं। और रही बात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, नॉट एट ऑल। आप गाड़ी चलाती हैं? बिल्कुल। क्या स्टीयरिंग ने कभी आपसे पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर जेंडर, आर यू मेल और फीमेल? सो देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन फौज। आपसे कॉकपिट नहीं पूछेगी बैठने से पहले। जब आप एक एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करते हैं एज अ इंजीनियर, मिसाइल्स उसके अंदर फिट करते हैं, तो मिसाइल नहीं पूछती है, मिसाइल नहीं कहती है डोंट टच मी, यू आर अ लेडी। नो, मिसाइल नहीं कहती है ऐसा। जब आप आरटी कम्युनिकेशन सेट पर बैठते हैं और अपने हेडसेट्स लगाते हैं, फ्रीक्वेंसीज सेट करते हैं, तब आपसे फ्रीक्वेंसी भी नहीं पूछती है कि मैं लगूँ या नहीं लगूँ, बिकॉज आप तो लेडी हैं। नहीं, मैं आरटी सेट में आपकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड करूँगा, या मैं आपकी आवाज़ पायलट तक नहीं पहुँचाऊँगा, आप लड़की हैं। नो, नेवर। इट्स प्योरली मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। आर्मी भी, नेवी भी, इनफैक्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ जेंडर, इट्स नॉट एट ऑल जेंडर बायस्ड। लेकिन अभी तक कई मूवीज हमने देखा, जैसे गुंजन सक्सेना की मूवी थी, जो गुंजन सक्सेना पहली एयरफोर्स ऑफिसर थी, वो बहुत पहली मूवीज, हाँ, वो बहुत पहले ज़माने की चीज़ें बताई गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि ऐसा था, बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, और चेंज हो नहीं रही हैं, चेंज हो चुकी हैं। अब लेडीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको वो जगह मिलेगी, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। नहीं, लाइक ट्रेनिंग्स होती हैं तो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो कभी किसी ने ऐसा कुछ बिहेव किया या ऐसा कुछ आपको फील करवाया कि अरे ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है? शुरू के टाइम में क्या होता है कि आपको हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आपको इनफैक्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको अपने आप को थोड़ा प्रूफ करना पड़ता है। और ये प्रूफ खाली लड़की के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। उनको अपना कहीं सेट करना पड़ता है ना, एक अपेक्स सेट करना पड़ता है कि हाँ मुझे ये आता है, तभी दुनिया उसको और ऑर्डर्स देती है या उससे और काम की एक्सपेक्ट करती है, उसको कहती है यार इसको तो छोड़ यार, इसको तो कुछ आता ही नहीं है।
तो वो लड़कों के लिए भी है, वो लड़कियों के लिए भी है। हाँ, एज अ गर्ल मैं ये कहूँगी कि जहाँ आप लड़के 100% दे रहे हैं तो आपको ज़रूर लगता होगा कि आपने 120% देना है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी बैठती थी, थोड़ा और सोचती भी थी। जब मैं अपने ब्रीफिंग डीब्रीफिंग करती थी वॉर रूम में जा कर के, अकेले खड़ी होकर के प्रैक्टिस भी करती थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करती थी मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि खुद ही मेरे अंदर था। क्योंकि बचपन से आप उसी एरा में पले बड़े हो ना, लड़की 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 लड़की, क्या कर लेगी, क्या होगा, कैसे करेगी, क्या ये सारी चीज़ों में जब आप पले बड़े होते हो ना, तो खुद ही आपका माइंडसेट एक ऐसा हो जाता है, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। हाँ, तो आप खुद सोचते हो कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट मैं डालूं। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ लड़कों ने 100% डाला, मैंने वहाँ पे 120% डाला। और इंडियन एयरफोर्स में मेरा एक ऐसा टाइम आया, और बहुत ही जल्द आया, जहाँ पे मेरे कोर्समेट्स या मेरे कलीग्स जो मेल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने खुद मेरे ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया कि नूपुर, यस शी विल डू इट, छोड़ दो उसको। जब तुम एक अकेली पूरे परेड ग्राउंड में खड़ी हुई मेल ऑफिसर्स 250-300 या कितने भी एयरमैन तुम्हारे सामने खड़े हो रहे हैं, उनकी तुम परेड करा सकती हो, अकेले खड़े होके कमांड जहाँ पे गले से नहीं पेट से दी जाती है, तो तुम कुछ भी कर सकती हो और तुम उनको मैनेज कर सकती हो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यू कैन डू एवरीथिंग। तो लोगों, मेरे साथ के मेल ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर बिलीव किया इस बात पे। तो आपने ऐसा वाला परेड करवाया जो हम मूवीज में देखते कराया, like every Monday of my, in 10 years every Monday I used to do parade, and in fact many more times। और ये परेड वरेड मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मैं जब एनसीसी में थी 8th क्लास में, तो मैं 8th क्लास से परेड कर रही हूँ। सो इट्स वेरी नॉर्मल। हम लोग परेड आप देख लो, एक साल में कितने मंडे होते हैं? 52। तो 10 साल में जितने मंडे होते हैं उतनी मैंने परेड करी है। एंड आई हैव स्टार्टेड दिस परेड वाला दिस थिंग फ्रॉम माय एनसीसी डेज। जैसे मूवीज में देखते हैं कि कुछ गलती होने पे इतनी बड़ी वाली सजा मिलती है, 10 माइल्स जाइए, पहाड़ चढ़ के आइए, या ये कर आइए। सो ऐसा कभी आपके साथ हो कि कोई ट्रेनिंग के दौरान गलती हुई हो और ऐसी सजा मिली हो? बिल्कुल, गलतियां होती हैं, और इंसान, और मेरे से क्या, सबसे होती हैं, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए भी, टाइमिंग के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल होता है। मेरे लिए लड़कों के जैसे 30 के 30 दिन बराबर नहीं है। मेरे भी पेट में क्रैम्स आते हैं, मेरे भी थाइज में पेन होता है, क्योंकि एक अलग चीज है, मेरे भी बैक पेन होता है। तो कभी कभी मैं भी हो गई लेट 1 मिनट, हमारे यहाँ एक अगर आप लेट हो तो लेट हो, चाहे 1 मिनट है चाहे 10 मिनट है। तो मेरे साथ भी हुआ, यू आर मूविंग आउट फ्रॉम योर रूम परेड में जाने के लिए, एंड सडनली यू फील अनकंफर्टेबल एंड आई हैव टू गो बैक। आपको पूरा परेड का अटायर उतारना है, आपको फिर रीड्रेस होना है, तो इट टेक्स टाइम, रीच ऑन द टाइम। क्योंकि आपका तो प्लान है ना, पहले आप कहीं और से आए हैं, आप गेम्स खेल के आए हैं, गेम्स के बाद आपको इमीडिएटली यू हैव बीन गिवन 10 मिनट्स टू चेंज ओवर एंड गो फॉर अ परेड। तो 10 मिनट्स में आपने चेंज किया, आप गए, और इमीडिएटली रास्ते में अगर ऐसा होगा यू हैव टू कम बैक अगेन। तो चाहे आप कितना ही स्पीड अप कर लें, आप वो पेस उस टाइम पर तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। आप 1 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए, तो यस यू हैव बीन गिवन करेक्टिव ड्रिल्स। वहाँ पे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि हाँ फीमेल ऑफिसर थी तो मे बी इट्स ऑल मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ना। हमको भी भाई महीने के आखिरी में उतनी ही सैलरी मिल रही है जितनी एक लड़कों को मिल रही है। क्या रहेगा उन लड़कों का मोटिवेशन जब उन्हें ये दिखेगा कि लड़कियों को तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, और एक लड़की खड़े होकर के ये बोल रही है आई हैव दिस इशू सो आई गॉट 5 मिनट्स लेट, तो लड़कों का मोटिवेशन क्या रहेगा? इट्स अ बहुत ही जेंडर बायस्ड, बिल्कुल भी जेंडर बायस नहीं है वहाँ पे। आई एम हैप्पी टू नो दैट। तो लड़के भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरीके का लीवे लेते रहेंगे तो वो क्या यार ये तो अब आ गई यार, फिर से अब इसको फिर से प्रॉब्लम हुई होगी। वी डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस। सो इससे तो यही रहा ना कि एनी हाउ आपको ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप करने की सिचुएशन में है ही नहीं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत वॉमिटिंग टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा स्टमक है, लेकिन आपको जाना है, परेड भी करवानी है, या आपको कोई ट्रेनिंग का ऐसा एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म उस वक्त अगर मुझे वॉमिटिंग आ रही है,
वो मेरा शरीर का एक काम है, मतलब वो मेरे शरीर से मुझे वॉमिटिंग आ रही है, बट मेरा दिमाग जो है वो फौज ने इस तरीके से ट्रेन किया होता है कि आई विल गो, क्या होगा, मैं गिर जाऊंगी ना, है मेडिकल, पूरा मेडिकल टीम है मुझे उठाने के लिए, मुझे परेड में चक्कर आ रहे हैं, देयर आर पीपल, लड़का लोग भी गिरते हैं परेड में, लड़कियां लोग भी गिरती हैं, इट्स नॉट बिकॉज लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो वो गिर जाती हैं परेड में, नहीं, लड़कों को भी गर्मी से चक्कर आ जाते हैं, उनको भी डिहाइड्रेशन फील होता है, तो वो भी गिरते हैं, तो मेडिकल टीम है हम लोगों को देखने के लिए। भाई फौज खोखली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो छोड़ देगी आपको, हर समय पे फौज साथ है। और आपको एक बात बताती हूँ, फौज मरते दम तक हमारे साथ में रहती है। मैं वेटरन हूँ, अगर मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे कुछ हो जाए ना, तो मेरे फ्यूनरल पर फौजी अवेलेबल रहेंगे, मेरे घर वाले अवेलेबल हो या नहीं हो, मेरा फ्यूनरल वो करेंगे। तो फौज मरते दम तक आपके साथ रहती है, रिटायरमेंट के बाद भी। एक लेडी को जानती हूँ मैं, उसके पापा शहीद थे, उसका भाई भी एक शहीद था, फिर भी उसने एक शहीद हुआ, उसने फिर भी एक फ़ौजी से शादी करी, उसका हस्बैंड भी शहीद हो गया, उसका बेटा पैदा हुआ, उसका बेटा भी शहीद हो गया। तो पूछा किसी ने उनसे कि कहाँ से लाती हैं आप इतना दम, कहाँ से लाती हैं इतना दम कि आपने अपने पापा को फौज में देश के लिए जाते हुए देखा, भाई को देखा, और फिर आपने एक मतलब आप किसी सिविलियन से भी तो शादी कर सकती थी, आपने क्यों एक फौजी चुना, और फिर क्यों अपने बेटे को फौज में भेजा, क्यों? तो उन्होंने कहा, मैंने मेरे पापा को देखा, जिस लोकेशन पर मेरे पापा थे, मेरे रिश्तेदार और घर वाले बहुत बाद में पहुंचे थे शमशान घाट, फौज पहले थी। तो कुछ ऐसा संबंध हो जाता है फौज के साथ कि वो मतलब आप नहीं उस कनेक्शन को समझ पाएंगी जब तक आप खुद एक फौजी नहीं हो सकती या नहीं हो सकते। कनेक्शन तो नहीं, लेकिन आपकी फीलिंग को ज़रूर समझ पा रही हूँ। फील सो टच्ड। बिल्कुल, क्योंकि दिन में मतलब लाइफ में साथ बहुत देते हैं, बट मरने के बाद बहुत ही कम लोग होते हैं जो शरीक होते हैं आपके गम में शरीक होते हैं। एक इंसान को जाके बोल दो कि मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, बस तू एक कागज़ पे दस्तखत कर दे कि तू अपनी जान देश के नाम लिख दे, एक कागज़ पे दस्तखत करके अपनी जान देश के नाम लिख दे, नहीं लिख पाओगे, दस्तखत नहीं कर पाओगे, ना लिख पाओगे। उसके लिए वो मेंटल टफनेस चाहिए और कुछ तो दिल में चाहिए, जज्बा कुछ तो चाहिए, वो लाना मुश्किल है, बट अगर वो एक बार आ जाता है ना तो वो फिर निकलता नहीं है। तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद हमारी कमिश्निंग करते हैं, वो खुद हमें आके कंधों पे बिप्स लगाते हैं, स्टार्स लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये हमारे बच्चे हैं और हमने इनको इनके माँ बापों से ले लिया है। 15 दिसंबर 2012 आपका कमिश्निंग डे था, तो जब आपका पहला दिन था तो आपको कैसा फील हो रहा था? रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा फेयर फील हो रहा था, और या फिर थोड़ा डर लग रहा था किसी चीज़ के लिए, या भारी मन था, या फिर लगा कि अब तो कोई गलती करने का कोई स्कोप नहीं रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? देयर आर 2 फेजेस। एक जब मैंने ट्रेनिंग करी, सेकेंड फेज़ जब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरी कमिश्निंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान आप कैडेट कहलाए जाते हो और कमिश्निंग के बाद आप ऑफिसर कहलाए जाते हो। तो फर्स्ट रैंक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दी, दैट वाज फ्लाइंग ऑफिसर। सो आई वाज कॉल्ड फ्लाइंग ऑफिसर नुपुर जैन। जब मेरी कमिश्निंग हुई तब मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे पैर ज़मीन पर नहीं थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा आगे, और मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, कितना बड़ा आसमान है, मुझे कितना दूर और जाना पड़ेगा, और मुझे और भी ऊंचा उड़ना है, मुझे बहुत बहुत आगे तक जाना है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर जाऊँ इस देश के लिए, मैं और क्या कर जाऊँ
कि मैं जिन चीज़ों को पीछे छोड़ के आई हूँ, अपने घर, अपना घर और सब कुछ, उसको कैसे ये प्रूव करूँ कि हाँ, लड़की बहुत कुछ कर सकती है। उसको अपॉर्चुनिटी तो दो, उसके पीछे हाथ तो रखो, उसका भी कंधा उतना ही थपथपाओ जितना तुम एक लड़के का थपथपाते हो। उतने ही खुश हो, उतना ही गर्व महसूस उतना करो। ही खुश हो, उतना ही सब कुछ करो। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं और मुझे और भी बहुत कुछ करना है एयरफोर्स में आकर के, कि मेरी मम्मी और पापा और गर्व से अपना सीना चौड़ा करें। कहीं ना कहीं जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं या जितने भी लोग जो भी आसपास है, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेरेंट्स को मेरे पापा मम्मी को ये एहसास दिलाया कि एक तो बेटा होना चाहिए, घर में रौनक लगी रहेगी, वंश आगे बढ़ेगा, उन्हें ये एहसास हो कि नहीं भाई, इस घर में बेटे की ज़रूरत थी ही नहीं कभी, करेक्ट, और हम ही ने इन्हें गलत सजेस्ट कर दिया। ये दो जो बेटियां हैं ना, ये भार उठा सकती हैं हर चीज़ का। तो कहीं ना कहीं मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिन्होंने भी किसी ना किसी, मेरे पापा मम्मी को किसी भी फोरम पे ये एहसास दिलाया, ताने मारे या सुनाया या इनडायरेक्टली भी कुछ बोला, मैं नाम नहीं लूँगी उस इंसान का। एक दिन कोई बैठा था मेरे पापा के पास, तो उन्होंने बोला, अरे तेरी अर्थी में आग कौन लगाएगा। मेरे उस दिन रोंगटे खड़े हो गए। तो इन सब बातों को सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। मेरे को ये था कि बहुत कुछ करना है अभी। आज भी ये सोच बदलती नहीं है, ये को आग कौन लगाएगा, बेटा नहीं है तो। हाँ, ये बेटी क्यों नहीं लगा सकती, पता नहीं, ये उनकी सोच थी। और मैंने ये शब्द सुने हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मैं बेटा तो नहीं बन सकती, अपने फिज़िकल चेंजेस तो नहीं जो हैं उनको, जो फिज़िकली मेरे अंदर है मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, बट यस, मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो शायद जिसने बोला है उसका बेटा ना कर पाए। करेक्ट, मैं वो काम कर सकती हूँ, या मैं वो काम करूँगी कि जिसने बोला है वो ये कहे कि अरे भाई, अपने बेटे को बोले, अरे तू उस लड़की जैसा ही बन जा। बिल्कुल, उस लड़की जैसा बन जा। लोग अपने बेटों को ये बोलने पर मजबूर हो जाएं, हर लड़की को ऐसा बनना चाहिए। इस देश की बेटियां, तुम इस बात को समझ के रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे माँ बापों ने कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर सुनी होंगी। तो तुम्हें अपने आप को बेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनसे, लड़कों से compete करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। बेटी बनना ही तुम्हारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि तुम दो घर को रोशन करती हो। बेटा खाली अपने ही घर को रोशन कर ले बहुत है, उसके लिए बहुत है, उसको और कुछ नहीं करना है। उसको बस कुछ नहीं चाहिए लड़कों को, अपने घर के बाहर अपनी नाम की नेम प्लेट लगा दी, दैट्स इट। लड़कियां 2 घर रोशन करती हैं। तो तुम्हें बहुत कुछ करना है और अपने लिए ही करना है, और आगे आने वाली अपनी बेटियों के लिए करना है। आप जैसे मैसेज दे रहे हैं हमारे ऑडियंस को, उन सारी फीमेल्स को, तो जिनको भी इंटरेस्ट है डिफेंस फील्ड में आने का, मान लीजिए जैसे आपके पास एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है, एयरफोर्स में 16-18 ईयर्स की गर्ल्स जो प्रिपेयर कर रही हैं आगे अपने करियर के लिए और आना चाहती हैं, तो उनको जो एग्ज़ाम देना है तो उन्हें एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए या डायरेक्ट जैसे आपने एफकेट किया, सीडेक है, उसमें जाना चाहिए? क्या सही प्रोसेस है इस फील्ड में आने के लिए, जो ये यहाँ आने का सपना देखते हैं एयरफोर्स ज्वाइन करने का? वैसे तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ अगर स्कूल में हैं तो वो सैनिक स्कूल भी ज्वाइन कर सकती हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन। एनसीसी तो पक्का ज्वाइन करें, क्योंकि हमें सिर्फ कागजी नॉलेज नहीं चाहिए। WBC RBC सुना है? तो वो अपने ब्लड में होता है। तो वही फौजी डिसिप्लिन, फौजी टीम वर्क, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, वो हमें हमारे खून में चाहिए। कागज़ों पे हमें डिग्रीज नहीं चाहिए, वो तो मिल ही जाएंगी, वो तो सब बच्चे ले ही रहे हैं। तो एनसीसी जो है आपको यूनिटी सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, परेड सिखाता है, कैसे किसी चीज़ को, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो सिखाता है। तो इसीलिए एनसीसी ज्वाइन करें। सैनिक स्कूल में मौका मिलता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है हर जगह, तो वो क्रैक करें, जाएं और सीखें अगर आपको वाकई में फ़ौज ज्वाइन करनी है।
और अपनी ज़िंदगी में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर ज्वाइन करें, डेली कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। बाहर का ये सब पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब जितना हो सकता है नहीं खाएं, अवॉइड करें। ये किसी ना किसी तरह आपके शरीर को इफ़ेक्ट करता है। फिज़िकल फिटनेस लड़की और लड़का दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फौज में जाएं या नहीं जाएं। आपको अपना खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर का ख्याल रखें। और फौज में जाने के लिए एनसीसी ज़रूर ज्वाइन करें। एक बार उठा के तो देखें कि बंदूक कैसी लगती है, आप उसको कर पाएंगी भी या नहीं कर पाएंगी। आपको आधे क्वेश्चंस के आंसर वही मिल जाएंगे, क्या आप उस सिस्टम में रह पाएंगी। देयर वर टाइम्स जो बच्चे एनसीसी ज्वाइन करते हैं ये सोच के कि हम तो फौज ज्वाइन करेंगे, और ऐसे लड़के भी हैं और ऐसी लड़कियां भी हैं जो एनसीसी में ज्वाइन करने के बाद ये डिसाइड करती हैं कि नहीं, हम फौज के लिए नहीं बने, हमसे नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं अपने आप को, या वाकई में उनका शरीर नहीं अलाउ कर पाता होगा, लड़कों का भी या लड़कियों का भी। तो आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एनसीसी में क्या क्या सिखाते हैं वहाँ पे? मतलब जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो नहीं ज्वाइन करते तो उनको नहीं नॉलेज है, कितनी कितनी चीज़ों की ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें करवाई जाती है जो उन्हें फौज के लिए प्रिपेयर कर देती है पहले से। फौज के लिए वहाँ पे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। आपको फायरिंग सिखाई जाती है, कैसे ड्रेसअप होना है वो सिखाया जाता है, आपको एक वर्दी की फील सिखाई जाती है कि जब आपके ऊपर एक खाकी वर्दी आप पहन के अपने आपको जब शीशे में देखते हैं ना, और आप ऐसे करके अपना बैरे सेट करते हैं, स्टार्च लगा हुआ बैरे, एक फेदर होता है, मैं आर्मी एनसीसी में थी तो एक फेदर होता है, फेदर को आप ऐसे नोज में राइट एंगल रख करके अपना बैरे सेट करते हैं। तो आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे ड्रेस में लगेंगे। आपको एनसीसी का सॉन्ग होता है वो गाना सिखाया जाता है, यूनिटी सिखाई जाती है, फायरिंग सिखाई जाती है, मैप रीडिंग सिखाई जाती है, सैंड मॉडल्स पे काम करना सिखाया जाता है, सैंड मॉडल्स को कैसे पढ़ते हैं वो सिखाया जाता है, और आपको साइकोलॉजिकली कैसे काम करना है वो सिखाया जाता है। आपकी इंटीग्रिटी, जब आपको कोई नहीं देख रहा तो आप फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको चेंज करके रख देती है। पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज करके रख देती है। वो एक गेट वे है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का। आप में सबसे पहली चीज़ क्या थी जो बदली एनसीसी में जाने के बाद? मेरी आवाज़ में बहुत बोल्डनेस आई, क्योंकि मैं एनसीसी में बहुत कमांड करती थी, मुझसे कमांड दिलवाई जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी जो इंस्ट्रक्टर थे वो मुझे पकड़ पकड़ के कमांड करवाते थे, क्योंकि मेरी आवाज़ एकदम दबी हुई लड़कियों जैसी थी। और अब बुलंद है। आप मुझसे कहीं भी खड़े होकर चिखवा लो और कितने भी लड़का लोग खड़े हो, जेंट्स खड़े हो, अगर मैंने बोलना शुरू करा तो मैं आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ और मैं उनको चुप करने का जज्बा रखती हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि आवाज़ बुलंद हो गई है, अब मैं किसी को भी चला सकती हूँ। और मैं अपना सवाल पूछने से पहले अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि नूपुर जी के हस्बैंड भी जो हैं वो एयरफोर्स में ही हैं और अभी अपनी सर्विस भी दे रहे हैं। तो जो घर में एक पावर कपल जैसा है ना, सो दोनों ही ऑफिसर्स हैं, तो चलती किसकी ज़्यादा है? जैसे आपने कहा कि मेरी आवाज़ सब दब जाते हैं, तो पता चले कि पलड़ा किसका भारी है, आपका या उनका? घर में पलड़ा हमेशा ही सॉरी और थैंक यू का भारी रहता है। अरे वाह। गलती है तो माफ़ी मांग लो, और किसी दूसरे ने किसी के लिए कुछ किया है तो उसे थैंक यू बोल दो। और यस, वी आर कॉल्ड एज पावर कपल्स। आपने सही एकदम वर्ड पकड़ा, क्योंकि कपल्स और पावर कपल्स में एक डिफरेंस है। कपल्स के लिए होता है डिनर डेट पे जाना और डिस्क जाना, पब जाना, एंजॉय करना, ये सब करना। आपको हमारे लिए साथ बैठ कर के एक वक्त की या 2 वक्त की रोटी खा लेना, यही हमारा असली प्लेजर टाइम है। और वैसे तो हम साथ में पोस्टिंग रहे भी हैं और नहीं भी रहे। जब साथ में पोस्टिंग आ जाते थे तो हम टीडीज पर इधर उधर चले जाते थे। कितना वक्त हुआ आपकी शादी को? इट्स बीन 11.5 years ऑफ माई मैरिज। तो जब हम पोस्टिंग में साथ में रहते थे तो वो ड्यूटी से आ रहे हैं, मैं ड्यूटी में जा रही हूँ, तो जब हम गाड़ी से एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते थे ना, फिल्मी सीन, तो एक दूसरे को ऐसे हाथ हिला देना, यही हमारा रोमांस था।
और देयर वर टाइम्स जब मैं कमांड कर रही होती हूँ परेड, और वो परेड ग्राउंड पे खड़े हो रहे होते हैं, मैं कमांड करती हूँ और वो मेरे इशारे पे अपने मूवमेंट्स Parade कर करते रहे हैं. हैं। सो दिस इज़ द रोमांस. ये मुझे रोमांस लगता था. कभी फायरिंग चल रही होती थी तो मैं फायर ऑर्डर्स देती थी उनको, तो वो मेरे एक फायर 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 पे गोलियां निकालते थे 20-20 एक साथ. तो ये मुझे लगता था, ये मुझे लगता था कि यस, I am the power आई हैव अ whose पावर टू house- कंट्रोल हिम. तो ये हमारी पावर है और यही हमारा रोमांस है. बस यही कहूँगी मैं. और बाकी हाँ, जितना टाइम फौज ने हम लोगों को साथ में दिया, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जिसको आप HR कहेंगे, HR जो मैनेज करता है पोस्टिंग्स एंड ऑल दैट, हमारे फौज में भी एक ऐसा होते हैं HR. डिपार्टमेंट है Okay. जो हमारे को पोस्टिंग्स देता करता है. उसके लिए भी काफ़ी टफ डिसीजंस रहते हैं कि कैसे कैसे एक कपल manage को करें. कोलोकेट किया जाए. वो चाहते हैं कि कपल कोलोकेट हो, बट हमारी ट्रेनिंग, हस्बैंड की कुछ अलग ट्रेनिंग है, मेरी कुछ अलग ट्रेनिंग है, हमारे ब्रांचेस अलग हैं. तो बट हमने तो साइन कर रखा है ना कि देश की सेवा पहले. तो जहाँ जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट देश में जिस जिस जगह पे जिस जिस कोने में रही है, हमें वहाँ वहाँ डाल दिया गया है. तो हम वहीं से एक दूसरे को कॉल करके जब बात करते हैं, तो यही हमारा रोमांस है. इसीलिए हमारे को बोला जाता है पावर कपल. और सोचो ना, जब एक हम दोनों जब वर्दी में एक साथ चल रहे होते हैं, तो Wow. दैट्स द पावर. So that's why we are called as the power couple. Feel good, proud. Yes, I always feel सॉर्टीज good. भी I किया feel- आप लोगों ने कभी साथ में? Uh, आपने फाइटर प्लेन चलाया? मैंने फाइटर प्लेन नहीं चलाया. मैं फाइटर कंट्रोलर, मैं अच्छा. फाइटर एयरक्राफ्ट्स को कंट्रोल करती थी. ओके. तो वो मैं तो और भी ज्यादा इंटरसेप्शंस, responsibility task था. हाँ वो रिस्पॉन्सिबल टास्क रहता है, क्योंकि जहाज में जो एक पायलट बंदा बैठा है. होता है, उसकी जान अपने हाथ में होती है. उसके हाथ में तो होती ही है उसकी जान. पर आपके गाइडेंस एक देश का एयरक्राफ्ट रहता है, सरकार का, उसके अंदर बहुत फ्यूल expense रहता होता है, है, सब कुछ एक्सपेंस है. रहता है, इतना सब कुछ रहता है. तो और वैसे भी एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना सेकंडों का खेल होता है. सेकंड से चूके तो 3 गया. सेकंड में एक जहाज कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी रहती बहुत. है. और काफ़ी सारी नाइट फ्लाइंग्स भी मैंने कंट्रोल करी हैं. और उनमें कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि एक पायलट को ये समझ नहीं आ रहा होता, ऊपर तारे होते हैं और नीचे टिमटिमाता शहर होता है. उसको ये समझ नहीं आता आसमान ऊपर है या नीचे. तो उस टाइम पे उसको एकदम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है. एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट को भी और हमारी भी जान धक 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 ऐसे रहती है जब एक पायलट को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं. और हमारे साथ एक पायलट नहीं रहता है, 16 17 जहाज रहते हैं, पैकेज रहते हैं, जब हम उनकी वॉर टाइम एक्सरसाइजेस कराते हैं. और आप उन सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं? बिल्कुल. कितने लोग होते हैं जो कंट्रोल करते हैं? जैसे आप हैं, आपके साथ टीम में टीम हो, हम फौज में कभी कुछ काम अकेले नहीं होता है. हाँ. फौज इज ऑलवेज टीम वर्क. वी हैव टू being शो, a common person we don't have any idea about this. यस, वी हैव टू पुट अप द शो टुगेदर. कोई है जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये हमारा त्रिशूल है, ये हमारा ये है. वो एयरक्राफ्ट के हमारे अपने नाम होते हैं, जी. तो कॉल साइंस होते हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है स्क्रीन राफेल. पे, ये है, ये है, ये है, ये है. राफेल आपने तो बड़े करीब से देखा होगा. वो जो सारे जहाज हम लोग देखते ही हैं, उसमें नथिंग. नॉर्मल जो भारतीय जनता है उसके लिए वो एक कहते हैं अब ना, तो सब चीजें सोशल मीडिया पे ऐसे अवेलेबल हैं कि लोग फोटो में देख ही लेते हैं सब कुछ. फोटो और रियल को हम कंपेयर भी वो कर तो सकते हैं यस, उस glamour वो तो को. है. तो हमारे साथ हमारी टीम रहती है जो कंट्रोल करती है. हाँ, बट आरटी सेट पर एक ही बंदा रहता है, क्योंकि वही एक ही फ्रीक्वेंसी रहती है जिस पर हम लोग बात कर रहे होते हैं जहाज़ों के साथ. तो टीम रहती है जो आइडेंटिफाई करवाती रहती है स्कोप पर, और हम उनके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं कि अब तुम यहाँ मुड़ो, ऐसे करो, वैसे करो. मैंने एक चीज़ और इसके बारे में पढ़ी थी कि जब आपका फ्लाई करते हैं और ऊपर और नीचे, और जब आपकी फाइटर जेट्स जो होते हैं
क्योंकि जब नॉर्मल भी हम फ्लाई करते हैं एरोप्लेन में भी, तो जब हम एकदम जाते हैं तो कान में वो होना और वो सब कुछ, वो सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं जिसको तो नॉर्मल इंसान बेयर नहीं कर पाता। पर उसमें जब इतनी स्पीड से हाई, इतनी स्पीड से लो, और ग्राउंडिंग जैसे हमने फाइटर मूवी में भी देखा, तो वो उसके लिए कैसे बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें मतलब कुछ सिखाई जाती है कि वो उस वक्त इतने चेंजेस को सेकंड्स में अपनी बॉडी को मोल्ड कर लेते हैं। जब एक पायलट कॉकपिट में होता है और उसको हम टर्न करने के लिए बोलते हैं 5G से 7G से 9G से, उसकी हालत ऐसी नहीं होती है जैसे कि मूवीज़ में दिखाई जाती है। आपको तो बहुत ही हैंडसम लगता होगा ऋतिक रोशन एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ, बट ऐसा नहीं होता। हमारे पायलट्स होते बहुत हैंडसम है। पर उनके जैसा कोई धुरंधर पायलट था जब आप कर रही थी कंट्रोलिंग, जैसा उनको दिखाया गया कि ऐसे पैशन से चले गए और ये बिल्कुल, एवरी सिंगल पायलट इन अवर इंडियन एयरफोर्स इज धुरंधर। आप एक बार कॉकपिट में बैठ के तो देखिए, 1250 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बैठ के तो देखिए, हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो हर एवरी वन इज धुरंधर। तो आप धुरंधर से कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर करना एक बहुत ही छोटा वर्ड होगा। नहीं, कंपेयर नहीं करें, समझना चाह रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है उस चीज़ से। तो अच्छा। जितने व्यूअर्स हैं वो भी जब सुनेंगे तो शायद समझेंगे उस डिफिकल्टीज को जो हमारे जवान फेस करते हैं। जब एक एयरक्राफ्ट हवा में होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो जो एक पायलट की ये काली प्यूपिल जिसको बोलते हैं, ये सिकुड़ जाती है, पीछे चली जाती है। उसको कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि उसको कुछ दिख नहीं रहा होता है जहाज के अंदर। और ऑक्सीजन का जब इतना प्रेशर कम हो जाता है माइंड में, बॉडी में, शरीर में, तो बट वैसे चेंजेस आते हैं। नसें बाहर एकदम से दिखने लगती हैं शरीर की, चेहरे की। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच वन पायलट फील्स व्हेन ही इज और शी इज इन द कॉकपिट। तो वो सीन नहीं होता है जो हम मूवीज में देखते हैं। सीन इज एंटायरली डिफरेंट। और उसको इन हालातों से जूझते हुए एक पायलट को अपने टारगेट को लॉक ऑन करना पड़ता है, मिसाइल फायर करनी पड़ती है, और इन सब चीज़ों के बीच में उसे एक फाइटर कंट्रोलर से ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं फायर के, कि आप करें या ना करें। बिल्कुल, टारगेट सामने है, लॉक ऑन हो चुका है, मैं फायर करूं या नहीं करूं, उसको एक फाइटर कंट्रोलर से पूछना पड़ता है। और उसी समय एक फाइटर कंट्रोलर की हालत ये होती है कि अरे ये तो एक सेकंड के लिए लॉक ऑन हुआ होगा, मेरे को जल्दी से जल्दी डिसीजन देना है। इट्स अ गेम ऑफ मिली सेकेंड्स, एक्चुअली इट्स नॉट अ गेम ऑफ सेकेंड्स, इट्स गेम ऑफ मिली सेकेंड्स। और मिली सेकेंड लेट हुआ तो बिल्कुल उसका लॉक ऑन चला जाएगा ना। और नीचे बैठे फाइटर कंट्रोलर को अलग अलग जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। उसके ऊपर उसका एक चीफ ऑपरेशन ऑफिसर बैठा होता है, उसका एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बैठा होता है, उसके ऊपर एयरफोर्स का चीफ होता है, उसके ऊपर फर्दर CDS होता है। तो इट्स अ चेन, यू हैव टू टेक परमिशन टू शॉट डाउन एन एयरक्राफ्ट। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डायनेमिक इन कॉकपिट। कितना डिफरेंट है मूवीज से जो आप बता रही हैं। यस, एक्चुअली थिंग्स आर, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यू कैनॉट इमेजिन। मूवीज तो एक ट्रेलर जैसी हैं, छोटा सा, बस रियल नहीं है। दिस इज फैंसी थिंग। ठीक है, एक डायरेक्टर ने मूवी बना दी और ये सब कर दिया, उसने दिखा दिया एटलीस्ट लोग जाने की एयरफोर्स में क्या है। हाँ, दे गिव यू लमसम आइडिया। असल में तो हम लोग सामने आते ही नहीं हैं। असली बातें तो हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं और बोलेंगे भी नहीं कभी। आप किसी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ऑफिसर को पकड़ लो या वेटरन को पकड़ लो, आप उसे एक लेवल तक ही खोद पाओगे। मैं आपसे फिर एक सीधा सवाल पूछूं। बिल्कुल पूछिए, कि आप और मैं आपको बिल्कुल टेढ़ा जवाब दूंगी। नहीं, मेरे को सीधा चाहिए। बालाकोट जब हुआ था तो लोग बहुत उसको कहते हैं कि झूठ था। कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब देश के खिलाफ वाली टाइप की बातें भी करते हैं। तो झूठ था कि सच था? इंडिया इज अ पॉलिटिकल कंट्री, पॉलिटिक्स है, किसी को जीतना है तो वो दूसरे वाले को नीचा दिखाएगा ही दिखाएगा। पर सच था ना? बिल्कुल सच था। हमारे फाइटर्स गए थे। बिल्कुल, हमारे फाइटर्स क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जवाब देंगे हमारे फाइटर्स। तोड़ फोड़ के आए थे। बिल्कुल तोड़ फोड़ के आए थे, और अगर फिर भी कुछ होगा तो वो फिर भी जाएंगे। फिर तोड़ फोड़। वी आर अंडर नरेंद्र मोदी जी की गाइडेंस, सो वी विल डू वट एवर वी हैव टू डू। तो बदला है, जैसे जब हमारी एयरफोर्स जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी,
और तब हमारे को एक ट्रायल एंड टेस्टेड कहा जाता था, और फीमेल्स तो थी ही नहीं। कुंदन सक्सेना जी जो थी वो फर्स्ट पर्सन थी जो एयरफोर्स ज्वाइन की थी। तो तब से लेके अब तक फौज में क्या बदला है, आप क्या बदलाव महसूस करती है फॉर अ फीमेल? और जैसे पहला सवाल मेरा ये है, दो पार्ट है मेरे सवाल का, कि पहला सवाल ये है कि क्या बदला है तब से अब तक, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने डिफ़िकल्टीज़ बताई, अभी आप बता रहे थे कंट्रोलर थी, इतना मेंटल बैलेंस और सब कुछ चाहिए, तो एक फ़ीमेल के लिए मतलब ये ज्वाइन करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा मदरहुड, अगर इफ़ एनीबडी वांट टू प्रोसीड विद इट, कैसे बैलेंस कर पाते हैं? सैक्रिफाइस करना पड़ता है या फिर छोड़ना ही पड़ता है फौज को वो करने के लिए? फौज में औरतें नहीं जाती थी, ये पहले माइंडसेट था, वो कहीं भी नहीं जाती थी। और धीरे धीरे जब लेडीज ने अपने आप को प्रूव करना शुरू किया कि यस वी कैन डू दिस ऑल्सो, और ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से ही शक्ति चाहिए, दिमागी शक्ति भी चाहिए होती है, रणनीतियाँ बनानी होती हैं। आपको अपने जहाज़ों को किस समय भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, और किस एंगल से भेजना है, कब वापस लाना है, कब उन्हें मोड़ना है वापस, ये सारी रणनीति लेडीज़ भी बनाती हैं फौज में, मेल ऑफिसर्स भी बनाते हैं, लेडी ऑफिसर्स भी बनाती हैं। तो चेंज हुआ है, जैसे जैसे औरतों ने अपने आप को प्रूव करना स्टार्ट किया है, वैसे वैसे सिस्टम चेंज हुआ है और हो रहा है, और भी होगा जैसे जैसे फीमेल्स आगे बढ़ेंगी, और बहुत बढ़ भी चुकी है अब। लेडी ऑफिसर को सपोर्ट नहीं, मैं बोल रही एयरफोर्स के लिए अब जो आपने कहा कि बदल गई है बहुत सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट की तरफ से कितना पहले के मुकाबले सपोर्ट मिलता है चीज़ों को करने के लिए, ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए? गवर्नमेंट ने बटौवे से वैकेंसीज बढ़ाई हैं हम वुमेन ऑफिसर्स के लिए। अभी हाल फिलहाल आपने ये एक सुप्रीम कोर्ट का ये भी सुना होगा जजमेंट, तो वो भी खाली वुमेन्स के लिए ही उन्होंने डाला। तो ये तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है ही वुमेन्स के लिए। 20 फाइटर पायलट्स है फीमेल। अब आप कुछ भी डेटा देखो, अब वही है जैसे मैंने कहा कि आप एक फौजी से, चाहे वो वेटरन ही क्यों ना हो गया, अगर आप मेरे से डेटा निकलवाने की कोशिश करेंगी तो फिर मैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं निकालूंगी नहीं कि अपने एयरफोर्स में कितनी फाइटर पायलट हैं। आई विल नॉट एट ऑल गिव यू नंबर्स कि कितनी हैं, क्योंकि जो लेडी फौज में घुस गई है वो फाइटर ही है, और स्टार्टिंग से ही वो फाइटर है। वो पायलट है, या वो पायलट को उड़ने में, एयरक्राफ्ट को मैनेज करने में, या उसको कंट्रोल करने में, या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करने में, जो भी वो सहायता दे रही है, वो जो भी कुछ कर रही है, शी इज़ अ फाइटर फौज में। लेकिन फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मदरहुड और डिफेंस में से उन्हें मदरहुड और डिफेंस की अगर आप बात करें तो फौज देती है 6 महीने की मैटरनिटी लीव देती है एक लेडी ऑफिसर को, अगर उसको जब भी जरूरत है। क्योंकि आपके साथ भी रही होंगी कई सारी फीमेल्स। यस, वी हैव ऑप्शन ऑफ चाइल्ड केयर लीव। तो मदरहुड उसको जितना एक चाहिए फिजिकली, एक लेडी को जितना आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, जो भी उसको चाहिए, प्री डिलीवरी, वो उसको फौज देती है। वी हैव मेडिकल सर्विसेज ऑल्सो फॉर वुमेन ऑफिसर। पूरा गायनी डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा गायनो डिपार्टमेंट है, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। प्रेगनेंसी दे आर वर्किंग, और कैसे जब तक उसको कंफर्टेबल है तब तक वो वर्क करे, आफ्टर दैट शी कैन टेक मैटरनिटी लीव। ऐसा कोई उनकी तरफ से, फोर्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब आप अगर ऐसा है तो अभी आप इतने मंथ्स के बाद नहीं आ सकते हैं, या ऐसा कुछ वहाँ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है? There is no restriction. There is no restriction from Air Force side. Lady अपनी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम शी इज कैरिंग एक बेबी, तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से जो वो काम कर सकती है वो कर रही है। हाँ, बट ऑब्वियसली शी कैन नॉट डू परेड। वो स्टैंपिंग नहीं कर सकती एक परेड ग्राउंड पे जाके, टांगों को ऊंचा ऊंचा उछाल के स्टैंपिंग नहीं कर सकती है, तो तब उन्हें दूसरे ड्यूटीज दी जाती है। तो यस, अगर पूरी एयरफोर्स की जनता अगर परेड ग्राउंड पे परेड कर रही है तो उस टाइम वो कुछ और ड्यूटी कर रही होगी। उस टाइम शी मस्ट बी इन सम सिटिंग ऑन सम रडार, और शी मस्ट बी डूइंग सम पेट्रोलिंग इन द कार। वो कोई और ड्यूटी कर रही होगी, ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठी है। नो नो, नॉट एट ऑल, वो दूसरी ड्यूटीज पर होगी। 20 साल की एक कंफ्यूज लड़की जो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि डिफेंस जॉब या कॉर्पोरेट जॉब, आप उसे एक स्ट्रेट अनफिल्टर्ड एडवाइस क्या देंगी? In corporate job, you will be told to meet the targets, whereas in Air Force, you won't be told to meet the targets. You will be told to hit the targets, to bombard the targets and to collapse it. So it's better you hit
you collapse and you bombard the targets. Always bombard the targets. अनफिल्टर्ड। अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहेंगे नुपुर जी। Okay. यूनिफॉर्म या फ्रीडम? Uniform but obvious. डिसिप्लिन या पैशन? Passion with discipline. फेयर या करेज? But obvious courage. एक वर्ड जो आपकी जर्नी डिफाइन करता है। अजय. सबसे ओवररेटेड एडवाइस जो आपको मिली अभी तक वुमेन होने के लिए? बहुत ही सारी ओवररेटेड एडवाइस है। बाल बढ़ा लो, अब तो फौज छोड़ दी है, बाल बढ़ा लो, सुंदर लगोगी। और लड़की हो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये काम तो करना पड़ेगा। मना कैसे किया? अगर इंडियन एयरफोर्स फिर से ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या डिफरेंट आप करेंगे उसमें? मैं एयरफोर्स अगर फिर से मुझे ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, मैं कुछ भी अलग नहीं करूँगी। मैं फिर से उस एरा में जाना चाहूँगी जहाँ पे मैंने 1 साल ट्रेनिंग करी, बहुत कुछ सीखा, और मैं और भी कुछ नया सीखूँ। तो मैं उसमें कुछ नहीं नया करूँगी, मैं अपने अंदर और नई चीज़ें सीख करके और नए चेंजेस लाना चाहूँगी जिससे राष्ट्र की सेवा हो और मैं किसी तरह देश के काम आ सकूँ। अपनी 18 साल की यंगर सेल्फ को 1 लाइन में बताइए। बहुत ही डरी हुई, बहुत ही सहमी हुई, हमेशा असमंजस में, यही सोचती हुई कि क्या करूं ऐसा कि मैं इन झंझटों से बाहर निकल जाऊं, कहाँ जाऊं जहाँ पे लोग मुझे इंसान की नज़रों से देखें, कि मैं बस इंसान बन जाऊं। मुझे कोई ये ना कहे लड़की है तो मत कर, या पीछे हो जा, पीछे खड़ी हो जा, या जा गर्मी में रसोई से जा कर के पानी लेके आ, बैठी कैसे है, दिखता नहीं है मैं बाहर से आया हूँ, पानी पिला दे। तो मेरी 18 साल की लड़की वही है, ऐसी ही थी। ऐसा नहीं बनना, दोबारा उस एरा में नहीं जाना। अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। एक 18 साल की लड़की, जैसे आपने खुद के लिए बताया कि डरी हुई सहमी हुई, तो वो डरी हुई है सोसाइटी से, फैमिली से, कहीं ना कहीं खुद से, अपने सपनों के लिए लड़ रही है, कॉन्फिडेंस उसका एकदम लो है। तो एक एडवाइस, एक लाइन उससे ऐसे क्या कहना चाहेंगी जो उसमें एक मोटिवेशन भर दे, अपने सपनों की उड़ान, अपनी परवाज़ को भरने की हिम्मत भर दे? अगर तुम्हें कोई कभी नीचा दिखाए तो अपनी हैसियत तलाश करना। अगर तुम्हें तुम्हारी कोई औकात दिखाए, लड़की हो, क्यों जाना, क्यों करना, तो अपनी क्षमताओं का विकास करना। कभी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो अपने अहम का विनाश करना। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी क्षमताओं का और हैसियत का विकास हो जाएगा, तब लोग आएंगे वही सब तुम्हारे पास वापस, और तुम्हें अपना घमंड बताएंगे कि ये मेरी वो लगती है, ये तो मेरी ये है, ये तो मेरी ये है। तब तुम सिर्फ मुस्कुराना और बोलना, जी आप ही मेरे रोल मॉडल थे। क्योंकि लड़कियों की लाइफ में बस 3 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक जो उसका मजाक उड़ाते हैं, एक जो उसको उसकी औकात दिखाते हैं, और एक जो उसको नीचा दिखाते हैं। तो बिल्कुल बस सही कहा आपने। यही 3 लोगों को पकड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि यही 3 लोग जितना तुम्हें पीछे खींचेंगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगी। क्योंकि न्यूटन ने कहा है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन की बात तो आज तक गलत हुई नहीं है। तो जितना वो तुम्हें पीछे खींचेंगे ना, तो तुम समझना कि तुम उतना ही आगे चली जाओगी। और फिर वो लोग तुम एक दिन दौड़ दौड़ के तुम्हारे पीछे आएंगे, तो तब तुम बोल देना बस आप ही की वजह से हुआ है, सब आपका आशीर्वाद था, और आप ही हमारे रोल मॉडल रहे हैं लाइफ में, तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। थैंक यू नुपुर जी हमारे शो में आने के लिए एंड हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो मेरी कहानी है, मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में किसी भी लड़की की हो। और मेरी कहानी तो 90s की कहानी है। आजकल घर में भी बहुत सिस्टम चेंज हो गया है, लड़कियों को वो तवज्जो दी जा रही है जो पहले नहीं दी जाती थी। क्योंकि अब मेरी उम्र की लड़कियां माँ बन चुकी हैं, तो वो बेटियों की दिक्कत बहुत अच्छे से समझती हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही ये देश आगे बढ़ता रहे, लड़कियों को आगे बढ़ाता रहे, और लड़का लड़कियों का भेद ना करे, और सिर्फ उन्हें ये समझा जाए कि वो एक इंसान है, लड़की नहीं है, वो एक इंसान है। उसको सिर्फ इंसानों वाला ही ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाए। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।
आज की ये कहानी सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं थी, एक धमाका था। एक लड़की की ऐसी कहानी जिसे आसमान छूने का मन था, उन उम्मीदों पर खरे उतरने का मन था जिसके लिए लोग उसे कहते थे कि तुम तो ये नहीं कर सकती। एक तरह के स्टीरियोटाइप माइंडसेट का ब्रेकडाउन था। एक ऐसी कहानी थी विच इज़ नॉट जस्ट इंस्पायर अस, इट मोटिवेट्स अस एंड इट गिव्स अस करेज टू अचीव आवर ड्रीम्स। इस एपिसोड को सिर्फ लाइक ना करें, आप उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो कहीं ना कहीं सेफ्टी के नाम पर किसी और परेशानी की वजह से, लोगों के तानों की वजह से अपनी बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, कहीं ना कहीं उनके पंख काट देते हैं। तो उन्हें ये एपिसोड दिखाइए और बताइए कि ये उड़ान ऐसी कही जाती है, ऐसे जी जाती है। ऐसी ही रॉ, रियल और पावरफुल कन्वर्सेशंस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। अगर आप देखेंगे तो ये परिवार और बड़ा होगा और ऐसी रेजिलेंस और सच्ची कहानियाँ आप तक हम ज़रूर लेके आ पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।